गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज आपकी घाटियां और प्राकृतिक वनस्पति मैंने सोचा एक साथ ही करवा देते हैं, तो ये अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। घाटी, ठीक है। पहले तो घाटियां होती क्या है ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे देखना है। तो घाटी बोलते हैं कि दो पहाड़ों के बीच, किनके बीच में, दो पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। घाटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, दो पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को घाटी कहते हैं या वैली कहते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। हाँ, आगे चलें। हाँ, हो गया। अभी देखो ध्यान से, या नदियों के उपजाऊ मैदान को भी उस नदी की घाटी कहते हैं, या नदियों के उपजाऊ मैदान को भी उस नदी की, या नदियों के उपजाऊ मैदान को भी क्या कहते हैं, उस नदी की घाटी कहते हैं। जी, ज्योग्राफी आपकी कल कल और होगी, और अब आपसे वे टाटा बाय बाय अलविदा कर लेंगे। अब आपकी फिर क्लास ये कल या परसों के बाद फिर नहीं होगी। फिर तो आप छुट्टी मजे करो, अच्छे से ये पढ़ना। जितना भी मैंने करवा दिया है पूरे टॉपिक और कंप्लीट ही है लगभग लगभग। और जो एक आध टॉपिक रह गया होगा वो कल और देख लेंगे, कल की क्लास में करवा देंगे। परसों से आपसे टाटा बाय बाय। अब आप अपना पढ़िए आराम से और खुश रहिएगा, ठीक है। चलिए, बस भारत की प्रमुख घाटियां। भारत की प्रमुख घाटी, जैसे मैंने कहा मरखा घाटी कहाँ पर है, तो मरखा घाटी आप क्या बोलोगे, ये क्या लिखा हुआ है, लद्दाख में स्थित है। मरखा घाटी कहाँ पर स्थित है बताइए, लद्दाख में स्थित है। अब आज या कल 2 दिन और हैं बस, फिर तो आपका क्लास परसों से ही क्लास खत्म हो जाएगी। अब ये क्लास नहीं होगी, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे गए, कश्मीर घाटी कहाँ पर है, सुरु घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। सुरु वैली बताओ कहाँ पर है, सुरु वैली। हाँ, अब कल पर, अब तो बस, हाँ जी, परसों से आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास अपने सर से बोल दीजिएगा, वो स्टार्ट कर देंगे और खत्म करते हैं फिर आज का, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। नुब्रा घाटी सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। मैं आपसे कहने लगी सियाचिन ग्लेशियर किससे निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर किससे निकलती है बताओ, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। हाँ, अरना मैं कंबाइंड पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, एक ना कंबाइंड पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगी। जी जी बिल्कुल, कंबाइंड पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। अब आप अलविदा लेंगे, बहुत हो गया है। नहीं, फिर तो बस आपकी छुट्टी कर देंगे। अब बस मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया है। चलो, नुब्रा, अब सियाचिन, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, बताना जरा कौन सी निकलती है, फटाफट से आंसर दो। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, अब बताओ कौन सी नदी निकलती है ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है, नुब्रा नदी निकलती है, नुब्रा नदी। हाँ, अब तुम्हें मेरी याद आए या कुछ भी आए, अब तो बस अब तो छुट्टी है, टाटा बाय बाय, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पर। लिख लिया आपने, हटा दें तो
सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। सुरुवेली लिखा, सुरुवेली भी आपको याद रखना है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। इन लद्दाख, ठीक, ये याद रखना। अब हिमाचल प्रदेश में स्थित घाटी, किन्नौर घाटी कहां पर है? कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे मैम जो किन्नौर घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? कश्मीर, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, ये बात याद रखना। और देखो सांगला घाटी कोई पूछे कहाँ पर है तो आप इसका आंसर लिखेंगे हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी कहाँ लिखेंगे? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, है ना। बस आपसे यही पूछा जाएगा। मालना घाटी कहाँ पर है? आप आंसर करेंगे हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी आपकी है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और याद रखेंगे ये जो है कुल्लू घाटी, इससे भी पूछा जाता है धौलाधर, धौलाधर व पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां है ना, पीर पंजाल पर्वत है ना, धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है, श्रेणियों के मध्य स्थित है। अब कुल्लू घाटी, दोबारा लिख दिया कुल्लू घाटी को, कुल्लू घाटी को देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना है। कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कुल्लू घाटी को देवताओं घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मेरी क्लास के बिना मन नहीं लगेगा आपका? हाँ तो ऐसे करो, फिर पढ़ाती रहूं, फिर आपको नहीं, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है अब, है ना। एक कल और परसों होगा, फिर मैं आपको नहीं मिलूंगी, बस अब बहुत हो गया है। बहुत अच्छे से याद करना। चलो अब लाहौल घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। लाहौल घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और चंबा घाटी कहाँ पर है? पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश में। अब ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की तो ये ओवर खत्म हो गई है, अभी दूसरी आ गई है हिमाचल प्रदेश की, है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, उत्तराखंड की घाटियां, वैली ऑफ उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की आ गई है ना। अब देखो दून वैली, कोई कहे दून वैली कहाँ पर है? आप बोलोगे उत्तराखंड में। जोहर घाटी कहाँ पर है? आप सबको बहुत अच्छे से याद करना है, उत्तराखंड में है मैम जी। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी, जो हर एग्जाम की जान शान होती है, मुझे ऐसा लगता है ये फूलों की घाटी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी उत्तराखंड में है। ये फूलों की घाटी तो कोई सा भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर हो, चाहे एसएससी का चाहे भी कोई भी वनडे एग्जाम हो। फूलों की घाटी आपको उत्तराखंड में मिलेगी। और धर्मा घाटी कहाँ मिलेगी आपको? उत्तराखंड में।
धर्मा घाटी कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में मिलेगी। ठीक। अब सोर घाटी कहाँ है? सोर घाटी उत्तराखंड में। और देलांग घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में। नेलांग घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में। आगे ठीक है, हटा दें। हाँ हाँ, सब मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, आप सब सफल हो जाओगे। जी जी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं पश्चिम बंगाल की। उत्तराखंड की भी कंप्लीट हो गई है, मतलब मैंने ना सारे स्टेट की एक साथ लिखवा दिए ताकि आप ना फिर ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। अब देखो ये है न्योरा घाटी। कोई कहे न्योरा घाटी कहाँ पर है, तो आपको आंसर करना है वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में है। ठीक, पश्चिम बंगाल में। चुम्बी घाटी कहाँ पर है? चुम्बी घाटी है पश्चिम बंगाल में। चुम्बी घाटी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। चुम्बी घाटी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। हटा दें। युथांग घाटी, देखिए युथांग घाटी कहां पर है? युथांग सिक्किम में। चुम्बी घाटी भी तो है एक। चुम्बी घाटी कोई पूछे कहां पर है? चुम्बी घाटी, तब आप आंसर क्या करेंगे? सिक्किम में। चुम्बी घाटी सिक्किम में। जुकू घाटी नागालैंड में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। कम्बम घाटी तमिलनाडु में। कम्बम घाटी कहां पर है? तमिलनाडु में है। कम्बम घाटी तमिलनाडु में। हाँ, मेरी याद आएगी बस। सारा टाइम तुम मेरे को याद करते ना ना, पढ़ना मत थे ना। चुपचाप से पढ़ लिए ना अपना। हाँ, आगे आते हैं। शांत घाटी या साइलेंट वैली, ये कहां पर है? केरल में। शांत घाटी या साइलेंट वैली कहां पर है? केरल में। और जो शांत घाटी है, शांत घाटी कहां पर है? केरल के। ये जो शांत घाटी है ना, ये केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कहां पर है? नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। हटाएं। चलो आगे। अब देखो घाटियां तो आपकी हो गई हैं कंप्लीट। घाटियां कंप्लीट हो गई हैं। घाटियां कंप्लीट। अब आते हैं भारत के प्रमुख वन। भारतीय वन यानी इसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक। नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, आवाज वगैरह ओके। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये हेडिंग है। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये क्या है? हेडिंग। इसके अंदर के पॉइंट्स ये हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, क्या होती है?
यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। मैम फॉरेस्ट FOREST, जी फॉरेस्ट FOREST, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वर्षा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। सच ट्रीज ग्रो हेयर विच रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, है ना। ये वन बहुत घने होते हैं। किसकी बात चल रही है? ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पॉइंट्स हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के पॉइंट्स हैं। ठीक है, किसके पॉइंट्स हैं? बताओ किसके पॉइंट है? एवरग्रीन, है ना। अब इधर देखो 200 सेंटीमीटर, तो ये इसके एक पॉइंट्स का ये हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। और तीसरा, ये वन बहुत घने होते हैं। तीसरा क्या है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में? ये वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत हरे भरे रहते हैं, है ना। चौथा, इनमें 40 से 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष कौन कौन से? ताड़ का वृक्ष, महोगनी, नारियल, आबनूस, रोजवुड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं, है ना। ये सदाबहार वन आपको भारत में कहाँ कहाँ मिलेंगे? भारत में सदाबहार वन आपको मिलेंगे कि असम, मैम असम, मेघालय, त्रिपुरा में, वो लिखा हुआ देखो ऊपर, असम, मेघालय और त्रिपुरा में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा में। भारत में आपको सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे? असम, मेघालय और त्रिपुरा में मिलेंगे। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगे। पश्चिमी घाट के पूर्वी पश्चिमी ढाल पर मिलेंगे। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर मिलेंगे। हिमालय के तराई क्षेत्र तथा कर्नाटक के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र तथा कर्नाटक के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। समझ आया ये वाली बात? जी, रोजवुड भी आपका एक पेड़ ही है, सब आपके ही पेड़ हैं। कि आपसे कहने लगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, है ना। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो आप भारत की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ये याद करना कि भारत में असम में, मेघालय में और त्रिपुरा में मिलेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगे। और पश्चिमी घाट के कौन से ढाल पर मिलेंगे? पश्चिमी ढाल पर मिलेंगे। और हिमालय के तराई क्षेत्र तथा कर्नाटक के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। हिमालय के कहाँ मिलेंगे? हिमालय के तराई क्षेत्र तथा कर्नाटक के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। बढ़िया। मैम मेरा आर्मी टेक में सिलेक्शन हो गया है। नहीं नहीं, बढ़ते रहो, आगे आते हैं। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तराई दलदली क्षेत्र होता है। भाबर, खादर बताया तो था। भाबर के नीचे, भाबर पहले शिवालिक हिमालय है, याद करो, ये बताया होगा मैंने। शिवालिक हिमालय के नीचे आपको भाबर प्रदेश मिलेगा, उसके नीचे आपको तराई प्रदेश मिलेगा। ये है तराई प्रदेश। सब कुछ लिखवा रखा है क्लास में, लेकिन आप याद ही नहीं करना चाहते हो। मुझे लगता है आपने मेरे नोट्स तो बस एक साइड में रख रखे हैं, ऐसे लगता है जब आप मुझसे पढ़ते हो। उष्णकटिबंधीय पतझड़, अब देखो ये पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये अलग पॉइंट आ गए। यहाँ पे देखो वर्षा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में तो वर्षा जो पाई जा रही थी वो 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जा रही थी, लेकिन यहाँ वर्षा कब हो रही है? ये हो रही है 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ वर्षा कितनी होती है? तो आप क्या आंसर करेंगे? 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है।
कितनी होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। और ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसी गर्मियां शुरू होंगी वैसे ही ये क्या करेंगे, ये वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ओके, और ये जो है ये कहता है कि पतझड़ वन को क्या कहते हैं? कि पतझड़ वन को मॉनसूनी वन भी कहते हैं। पतझड़ वन, तो पतझड़ वन को क्या कहते हैं? पतझड़ वन को क्या कहते हैं? मॉनसूनी वन भी कहते हैं। पतझड़ वन को क्या कहते हैं? मॉनसूनी वन भी कहते हैं। ये भी बात याद रख लेना, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स याद कर लोगे कि जो वर्षा ये वाले वन जो होते हैं ना उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, या जिसे मॉनसूनी वन भी कहते हैं, तो ये 70 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। जो रेनफॉल होती है वो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। और ये वन कब? गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, या शीत ऋतु के बाद अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्लास रिकॉर्डिंग नहीं है जी। मानसूनी वन भी कहते हैं इन्हें, ये भी याद रखना है। मैम जी आपका बुक कैसे मिलेगा? RWA में सब बुक्स तो है GK GS की, वहीं से पढ़ो। अर्थशास्त्र तो बस आपकी 1-2 दिन में चालू हो जाएगी, जब ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तो कल या परसों में हो जाएगी स्टार्ट, और क्या होगा। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब ये जो पतझड़ वन कह रहा है या मानसूनी वन कह रहा है, ये वृक्ष क्या होते हैं? अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन थे वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और घने भी बहुत होते हैं। सघन माने घने, सघन माने क्या होता है? घने, डेंस, घना होना। ओके, दीज ट्रीज आर नॉट वेरी टॉल एंड डेंस। ये वृक्ष जो पतझड़ वन है ये अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते हैं। अब पतझड़ वन कौन कौन से हैं? साल है, सागौन है, शीशम है, चंदन है, आम, साखू, हरड़ बहेड़ा, महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं। ट्रीज साल, टीक, शीशम, सैंडलवुड, मैंगो, साखू, यह है मायरोबलन, बहेड़ा, महू ट्रीज आर फाउंड। और भारत के ये कहाँ मिलेंगे? भारत में गिरिपद क्षेत्र में मिलते हैं। गिरिपद, भारत के गिरिपद में ये वाले सारे वन देखने को मिलते हैं। हो गया जी। अब तो आपकी छुट्टी हो जाएगी मेरी तरफ से। अब तो आप मजे काटो, और कंबाइंड PDF में डलवा दूंगी कल परसों में, ठीक है ना। आगे लिखे मैम। देखो अब भारत में ये वन कहाँ मिलेंगे? भारत के गिरिपद क्षेत्र में मिलेंगे, भारत के मध्य प्रदेश में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, यूके राज्यों में। और जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है जिन्हें मानसूनी वन कहा जाता है, ये याद रखना कि इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। इन वनों की लकड़ियां कैसी होती हैं? इन वनों की लकड़ियां मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। और मैं एक बात आपको बता देती हूँ, इधर सुनो मेरी बात। मैं ना आपको PDF दूंगी, एक PDF दूंगी, है ना। वो आपको ऐसे उसमें ना कैपिटल्स होंगी, उसमें वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड की कैपिटल्स होंगी, दे कंट्री और कैपिटल, CUNTRY, कंट्री और कैपिटल। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी तो बहुत वो हो जाएगा, तो ये कंट्री और कैपिटल की PDF दूंगी, इसे आप खुद याद कर लोगे, मैं कंट्री की और कैपिटल की PDF दूंगी, वो आप खुद याद कर लीजिएगा, है ना। एक PDF दूंगी, कल तक दे दूंगी, वो उसे तो करवाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, वो तो खुद भी याद कर सकते हैं, ठीक। तो कंट्री और कैपिटल भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपकी, उसमें मुद्रा भी होंगी। और इसमें ना आपकी कंट्री, कैपिटल एंड जो करेंसी 3 की मिलेगी, वो PDF से ही आप याद कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि आती हैं ये चीजें भी। देखो मैंने सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट करवा दी हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब देखते हैं क्या कह रहा है, वो खुद कर लेना, वो मैं आपको ना PDF कल तक दे दूंगी। मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी PDF दे दीजिए ना।
चलो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी पीडीएफ दे दूंगी, कोशिश करती हूँ। हाँ, उसमें क्या समझाना, उसमें तो आपको ये याद रखनी है, म्यांमार की कैपिटल नेपिताऊ होती है, तो नेपिताऊ होती है, वो तो तुम्हें बार बार रिवीजन पढ़ना करना पड़ेगा खुद। अब आते हैं कांटेदार वन। कांटेदार वन देखिए क्या है कांटेदार वन। आज तो तुम सब बड़े खुश हो रहे हो, आज तो ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ओहो लड्डू फूट रहे हैं मन में। जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, कांटेदार वन में क्या कह रहा है, कांटेदार वन में क्या कह रहा है, कांटेदार वन में क्या कह रहा है, जहां वर्षा क्या होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम, जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है वहां ये वृक्ष पाए जाते हैं, वहां कांटेदार वन पाए जाते हैं। वहां कौन से वन पाए जाते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं। जी जी, बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगी आपको कैपिटल्स की। हाँ, कैपिटल्स की पीडीएफ दे दी तो मैं बहुत अच्छी हूँ। इन भागों के वन छोटे छोटे वृक्षों या कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं। इन भागों के जो वन होते हैं वो छोटे छोटे वृक्षों या कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं। ओके, इन वृक्षों की छाल मोटी तथा पत्तियों के साथ कांटे होते हैं। जो कांटेदार वन होते हैं उनकी जो छाल होती है वो मोटी होती है और पत्तियों के साथ क्या होते हैं, कांटे होते हैं, और पत्तियों के साथ क्या होते हैं, कांटे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति में आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक, कि इन वृक्षों की जो छाल होगी वो मोटी होगी और पत्तियों के साथ क्या होंगे, कांटे लगे रहेंगे। ठीक, और इन भागों की जो वृक्ष होंगे वो कटीली झाड़ियों के रूप में होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल नागफनी, कैक्टस, बबूल, खेर, ये सब होंगे। आगे यहाँ पे जो वृक्ष हैं कौन कौन से हैं, अब देखो मैंने कहा कि वृक्ष कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे देखो बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, रीठा, आंवला, रोहिड़ा एवं करील के वृक्ष पाए जाते हैं। ये आपके ट्री हैं, जितने भी कांटेदार वृक्ष में अगर पूछने लगा ट्रीज कौन कौन से मिलते हैं, तो बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, रीठा, आंवला, रोहिड़ा एवं करील के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये वन आपको कांटेदार वन किस किस स्टेट में देखने को मिलेंगे, तो आप आंसर करेंगे कि राजस्थान में देखने को मिलेंगे, गुजरात में देखने को मिलेंगे, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे तथा भीतरी कर्नाटक में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, भीतरी कर्नाटक में पाए जाते हैं। अब इनकी लकड़ी का उपयोग किस लिए होता है, इनकी लकड़ियां केवल ईंधन के काम में ही आती हैं। ठीक है, हाँ, इनकी लकड़ी का जो उपयोग होता है वो केवल ईंधन के लिए किया जाता है। इनकी लकड़ी का उपयोग किस लिए किया जाता है, ईंधन, देयर वुड इज यूज्ड ओनली फॉर फ्यूल, फ्यूल के लिए ही किया जाता है। आगे करें, अब दूसरे वन आ गए हैं डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन। डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन आ गए हैं। अब क्या आ गए हैं, डेल्टाई वन आ गए हैं या मैंग्रोव वन आ गए हैं, ये भी देख लीजिएगा। डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन, ये देखिए इस प्रकार के वन कहाँ मिलेंगे, नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाएंगे, नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाएंगे, नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वृक्षों की लकड़ी कठोर तथा छाल क्षारीय हो जाती है। मैंग्रोव वन, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैंग्रोव वन कहाँ मिलते हैं, तो आप हमेशा याद रखना मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ मिलते हैं, तो मैंग्रोव वन आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है, दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वृक्षों की लकड़ी क्या होती है, कठोर तथा छाल क्षारीय हो जाती हैं। और ये जो मैंग्रोव वन की जो लकड़ी का उपयोग है ये किस लिए किया जाता है, नाव बनाने तथा छाल का उपयोग चमड़ा पकाने तथा रंगने में किया जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से।
ठीक है। दीज वुड्स आर यूज्ड इन मेकिंग बोट्स एंड द बार्क इज यूज्ड इन कुकिंग एंड डाइंग लेदर। ठीक है, ये याद करना है। मैंग्रोव में एक बच्चा कह रहा है मैम ये पेड़ बहते नहीं, नहीं ये पेड़ नहीं बहते, ये दलदली क्षेत्र में ही अपनी जड़ें होती हैं, इनकी जड़ें इनकी जगह ऊपर निकली हुई रहती हैं। देखना तो ये जो मैंग्रोव वन है इनकी जड़ें ऊपर निकली हुई रहती है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आगे वृक्ष कौन कौन से हैं? मैंग्रोव, ताड़, कैसूरीना, नारियल, फोनिक्स, नीपा, ये सारे मैंग्रोव वन हैं। ये कौन से? ये मैंग्रोव वृक्ष हैं। कुछ पूछने लगे मैंग्रोव वनक वृक्ष कौन कौन से हैं, तो मैंग्रोव वृक्ष आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मैंग्रोव के वृक्ष जो हैं ये ताड़, कैसूरीना है ना, नारियल, फोनिक्स, नीपा तथा सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में भी बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टे को सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ओके, चलिए डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन आपको भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं ये पूछ रहा है। तो ये मिलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में, महानदी में, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। अच्छा मैम हम नाव में साखू की लकड़ी लगाते हैं बनाते समय। ओके, बहुत बढ़िया। मैम ज्योग्राफी की पीडीएफ एक जगह करके कंबाइन डाल दीजिएगा। अरे वो तो डलेगी, वो आपके बिना कहे डलेगी जी। ठीक है, आगे आते हैं। पश्चिम बंगाल में मिलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, देखो ये लिखा, और पश्चिम बंगाल में मिलेंगे ये मैंग्रोव वन। कौन से? ये सारी बात चल रही है मैंग्रोव वन की चल रही है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्या है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बात बहुत अच्छे से याद करनी है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। समझ आया? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण इसे किस नाम से? इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। आगे आते हैं। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन आपका ये लास्ट है। पर्वतीय वन कहाँ गए? पर्वतीय वन कहाँ मिलेंगे? ये वन हिमालय पर उगते हैं। ये वन कहाँ पर उगते हैं? हिमालय पर उगते हैं। इसका विस्तार असम से लेकर कश्मीर तक है। ये वन ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं। ये वन ऊंचाई के साथ साथ क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? अब ये क्वेश्चन आ गए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन जो प्राकृतिक वनस्पति के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना वो आ गए, इनको और कर लो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाया जाता है। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? दार्जिलिंग में पाया जाता है। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कत्था ऑफ विच ट्री इज यूज्ड टू मेक केशू, तो खेर, खेर की लकड़ी, कत्था बनाने में खेर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था बनाने में खैर की लकड़ी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। मैम आपकी बुक कब मिलेगी? मेरी तो कोई बुक ही नहीं है, ये कहाँ से बुक के आप आश्वासन लगा के बैठ गए हैं? कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।
हाँ, आगे आते हैं, ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिएगा। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है, तो खेतड़ी नहीं है, खेजड़ी है, खेजड़ी, जय जहाज है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज ट्री यूज्ड इन सोशल फॉरेस्ट्री, तो आप बोलोगे खेजड़ी, खेजड़ी, ठीक है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में ये जो ऐसे वनों से संबंधित ये सन होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी एग्जाम में आने के बड़े चांसेस होते हैं। जैसे ये देखो, पर देखो भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1988 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1988 में। जैव विविधता अधिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, पक्का पक्का याद कर लेना। जैव विविधता अधिनियम 2002 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। सागौन, साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे मैम ये जो हम देखेंगे ना, सागौन साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। कहाँ मैम, कत्था क्या है, आपके घर में कोई पान खाता होगा, पान पे वो जो सबसे शुरू में लगाते हैं यूं यूं करके कत्था, वो ऐसे महरून से कलर का होता है, फिर उस पर चूना लगाते हैं, आई थिंक ऐसे ही कुछ होता है, क्योंकि हमारे घर में कोई पान नहीं खाता, लेकिन मैंने बाहर देखा है, तो उसे बोलते हैं कत्था। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है, हिमालय में। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है, तो भोजपत्र। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आप याद कर लीजिएगा। ये जो ये ऐसे सन वगैरह है ना, ये जो जितने भी सन बताएं ये भी याद कर लीजिएगा। जैसे ये वाले सन बताए ना, देखो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन पर्यावरण वाला तो 1986 हो जाएगा, लेकिन अगर वन्य जीव वाला पूछेगा तो 1972, ऐसे कि वन्य जीव वाला 1972, पर्यावरण वाला 1986, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1988। वन संरक्षण एक तो है वन संरक्षण, यहाँ पे इसको याद रखना, वन संरक्षण वाला 1988, पर्यावरण संरक्षण आपका 1986, वन्य जीव संरक्षण ये आपका अलग है, ये आपका 1972 है, ऐसे याद करने हैं। जंगल की आग, जंगल की आग, जंगल की आग किसे कहते हैं, जंगल की आग पलाश को कहते हैं। यूपी का राष्ट्रीय पुष्प है ना, आई थिंक जी, यूपी का राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। पलाश का दूसरा नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को क्या कहा जाता है, जंगल की आग कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सागौन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो भारत के किस राज्य में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष आपका देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ये हाँ वो भी डाल देंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए चिपको आंदोलन के जो नेता प्रणेता थे वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, 1 जून 1981 को हुई थी, 1 जून 1981 को, ठीक है। When was फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया established, ये सारे इंपॉर्टेंट है ये वाले। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, ये आपका देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, आपका देहरादून में है। सारे हो गए, एक बार और पढ़ा दे। देखो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जून 1981 को की गई थी। कब, 1 जून 1981 को। वो कहने लगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है आपका भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलोगे मैम 1982 में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1982 में हुई थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आप बोलेंगे देहरादून में है। नेक्स्ट,
एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में है, जोधपुर में है। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के कहाँ हुई थी? किस टिहरी गढ़वाल जनपद में या जिले में की गई थी, ठीक है। और विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब बताओ, ठीक है। तो बस आज की आपकी एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज आपका जो घाटियों का टॉपिक था वो कंप्लीट करवाया मैंने। एक तो घाटियां कंप्लीट हो गई हैं आपकी, और एक आपका टॉपिक हो गया है प्राकृतिक वन वाला, प्राकृतिक वनस्पति या भारतीय वन वाला। भारतीय, या इसे कहते हैं भारतीय वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारतीय वन। दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, भारतीय वन। ये दो टॉपिक, एक ये टॉपिक कंप्लीट, एक ये टॉपिक कंप्लीट, है ना। प्राकृतिक वनस्पति को भारतीय वन भी कहते हैं। बस आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। ये बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा, और कल भी और क्लास होगी, और आपकी एक PDF आपको कंबाइंड मिल जाएगी। और बस फिर अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, अच्छे से सफल होइएगा। बाद में मिलेंगे फिर किसी और बैच में, ठीक है। आज के लिए तो अब इतना ही, ठीक। अच्छे से याद कर लीजिएगा सारी चीज़ें। चलो जी, ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो गई है, बस आपको अच्छे से याद करना है। हाँ, कल और क्लास होगी, फिर आपका जो सेशन है सारा ओवर हो जाएगा। अब बस टाटा बाय बाय। चलिए आज के लिए इतना ही, अब आगे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, कल करवा देंगे, उसमें एक आध टॉपिक कल की क्लास में करवा दूंगी मैं, अच्छा सा। कल की क्लास में मैं एक आध टॉपिक बहुत बढ़िया से करवा दूंगी, लेकिन हो गए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।